सभी को नमस्कार। बुक समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर की बात करेंगे। शक्ति के 48 नियम आपको ये दिखाने के लिए इतिहास के कई सबसे प्रसिद्ध शक्ति झगड़ों पर आकर्षित करते हैं कि शक्ति कैसी दिखती है, आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों की शक्ति से खुद को बचाने के लिए क्या करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अच्छी तरह से उपयोग कैसे किया जाए और इसे कैसे रखा जाए। यहाँ शक्ति के बारे में 3 सबक दिए गए हैं जो आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। सबक 1, हमेशा वरिष्ठों को आपसे अधिक होशियार बनाएं। पदोन्नत न होने का एक निश्चित तरीका यहाँ दिया गया है। जब आपके बॉस को कोई समस्या आती है जिसे वह अपने कंप्यूटर पर हल नहीं कर सकती है, तो उसके पास जाएं और जैसे ही आप इसे ठीक करते हैं, कहें, सी आप इसे इस तरह से करते हैं, कोई समस्या नहीं, मुझे मदद करने में खुशी होगी। एक चीज़ जो सत्ता की स्थिति में लोग नहीं चाहते हैं वह है शक्तिहीन दिखना। लेकिन जब आप उनके सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं तो ठीक ऐसा ही होता है। राजा लुई 14 के तहत फ्रांसीसी वित्त मंत्री निकोलस फॉकवेट ने जेल में जीवन के साथ उस सबक का भुगतान किया। जब उसने राजा के पक्ष में अपने महल में एक अत्यधिक पार्टी फेंकी तो राजा ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इतना अमीर नहीं हो सकता था, और उसे जेल में डाल दिया। इसलिए ये दिखाने के बजाय कि आप कितने अच्छे हैं, अपने बॉस को कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति की तरह बनाएं, भले ही आप जानते हों कि वह नहीं है। श्रेय छोड़ दें और बदले में आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। उदाहरण के लिए, जब गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की तो वो सारा श्रेय ले सकता था। इसके बजाय उन्होंने उनका नाम ग्रैंड ड्यूक कोसिमो द्वितीय डी मेडिसर और उनके भाइयों के नाम पर रखा। परिणामस्वरूप कोसिमो ने उन्हें अपने आधिकारिक दार्शनिक और गणितज्ञ के रूप में नियुक्त किया, जिससे आने वाले वर्षों के लिए उनके शोध के लिए गैलीलियो का धन सुरक्षित हो गया। पाठ 2, अपनी प्रतिस्पर्धा को भ्रमित करने के लिए जानबूझकर गलतियां करें। कभी कभी प्रतियोगिता हमेशा आपसे एक कदम आगे लगती है। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि उन्होंने आप पर शोध करने और आपके व्यवहार पैटर्न का पता लगाने में समय और ऊर्जा का निवेश किया है। जब ऐसा होता है तो आपका सबसे अच्छा कदम अप्रत्याशित रूप से कार्य करना है। आप जो सोचते हैं कि लोग क्या उम्मीद करते हैं, उसके विपरीत करें, जानबूझकर गलती करें या बस कुछ समय के लिए गायब हो जाएं। गलत व्यवहार लोगों को उनके विश्लेषण के खेल से दूर कर देता है, और जब वे आपके नए पैटर्न का पता लगाने और आपके व्यवहार को समझाने की कोशिश में व्यस्त होते हैं तो आपके पास पलटवार करने का मौका होता है। ये पहले पाठों में से एक है जो अच्छे पोकर खिलाड़ी सीखते हैं। यदि आप केवल तभी हाथ खेलते हैं जब आप कम से कम एक जोड़ी या उससे अधिक मारते हैं, तो अन्य खिलाड़ी जल्दी से आपके पास आ जाएंगे और हर बार जब आप दांव लगाते हैं तो उन्हें मोड़ देंगे। लेकिन 1 या 2 झांसे में फेंक दें जिसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं और बाहर निकल जाते हैं, भले ही आप उन हाथों को खो देते हैं और आपके विरोधी अब इतने निश्चित नहीं हो सकते हैं। बॉबी फिशर ने शतरंज में 1972 के विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए अपने मैच में बोरिस स्पासकी को भ्रमित करने के लिए इस सटीक रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पहले गेम में एक शुरुआती गलती की, दूसरे के लिए भी नहीं दिखाई दिए और हार गए, और तीसरा गेम शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही लौट आए। फिर वो कैमरे चलाने, कमरे बदलने और कुर्सियों का आदान प्रदान करने जैसी पागल मांगे करने लगा। अंत में उन्होंने अपनी सामान्य शतरंज शैली के लिए पूरी तरह से असामान्य ओपनिंग खेली और अंततः स्पासकी को हराकर विश्व चैंपियन बन गए। पाठ 3, दूसरों को मजबूर करने के बजाय स्वेच्छा से वही करने के लिए प्रेरित करें जो आप उन्हें करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब आप पहले से ही सत्ता की स्थिति में हैं, तब भी लोग हमेशा वो नहीं करेंगे जो आप उनसे चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो आपको कभी भी लोगों को आज्ञा मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें बहकाकर उनके लिए वह करना असंभव बना दें जो आप उन्हें करना चाहते हैं। प्राचीन चीन के प्रमुख सैन्य रणनीतिकार चुको लियांग ने अपने दुश्मन राजा मेंगुओ को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उनकी पूरी सेना को नष्ट करने के बजाय जब उन्होंने चीन पर हमला किया तो उन्होंने उन सभी को पकड़ लिया और फिर राजा मेंगुओ को बढ़िया शराब और भोजन परोसा। उनके सैनिकों ने इस उदारता को देखा और जब लियांग को यकीन हो गया कि उन्होंने उन्हें चकित कर दिया है तो उन्होंने उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन राजा मेंगुओ को बंधक बना लिया। ये धमकी देने के बाद कि अगर उसे फिर से पकड़ लिया गया तो उसे चीनी राजा के सामने झुकना होगा, उसने दुश्मन को छोड़ दिया। वर्षों से लियांग ने बार बार मेंगुओ पर कब्जा किया, हर बार वही धमकी दी, फिर भी हमेशा अपने कैदी को रिहा किया। 7वीं बार के बाद मेंगुओ ने आत्मसमर्पण कर दिया, राजा के सामने झुक गया और अपनी मर्जी से हार मान ली। कच्चा बल केवल आक्रोश पैदा करता है, इसलिए इसके बजाय प्रलोभन का उपयोग करें।